जी लास्ट क्लास के अंदर IS 37 की बेसिक्स हम लोगों ने कंप्लीट की थी, जिसके अंदर आप लोगों ने इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी बता दी थी। उसके अलावा जो रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह के बारे में था वो भी डिस्कस किया था। और आपका ने कहा था ग्रुप में मैंने कुछ क्वेश्चन शेयर किए हुए थे, जिनमें से एक आधा कल मैंने डिस्कस किया था। आज जो अदर उसके क्वेश्चंस हैं उनको जरा हम डिस्कस करते हैं, ताकि आपको आइडिया हो पेपर में किस तरह क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आप जज करेंगे कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। जी तो आप लोगों ने ग्रुप में क्वेश्चन शेयर किए हुए थे, वही निकाल लें। अच्छा कल इसके से मैंने आपको एक एग्जांपल डिस्कस की थी ना। ग्रुप में ऐड करना टाइम लगेगा। अच्छा चलें, अभी ज़रा सुनते जाइएगा। ट्रांजैक्शन मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ, तो उसके बाद ना फिर आप लोग नीचे वो साथ को कहिएगा, आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दे जो लोग ऐड नहीं हैं। जी हाँ जी, वो मैं बता देता हूँ आपको। ऑटम 14। अच्छा जी अब देखिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, ये आप लोगों के पास्ट पेपर के ही पॉइंट्स हैं जिनको अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो कल मैंने इसकी एग्जाम्पल 5 डिस्कस की थी, वो था स्प्रिंग 2015 का क्वेश्चन। अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑटम 2014। जी कह रहे क्वालिटी गारमेंट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ड्यूरिंग May 2014 a fire broke out in one of its unit which resulted death and severe injuries to the number of workers। जी कह रहा है रेडीमेड गारमेंट्स का आपका काम है, और May 14 के अंदर फैक्ट्री में आग लगी जिसमें कई वर्कर्स की डेथ हो गई या इंजरीज हो गई उनको। At the time of finalization of financial statement for the year 30th June 2014, अच्छा आग कब लगी? ईयर एंड से पहले May 14 में आग लगी, जून 14 आपका ईयर एंड है। इसका मतलब ईयर एंड से पहले ये इवेंट अकर हो चुका है। अच्छा आपको कह रहे हैं कि फॉलोइंग इश्यूज पर्टेन टू द फायर आर अंडर कंसिडरेशन। नंबर 1, families of certain deceased worker has filed compensation claim amounting to 60 million। कह रहे जो लोग जिनकी डेथ हो गई थी उनके फैमिली मेंबर ने 60 मिलियन के डैमेजेस क्लेम किए हैं, उन्होंने सूट फाइल कर दिए। अब गवर्नमेंट एजेंसी has imposed a penalty 35 million for negligence on the part of the company। और कह रहे गवर्नमेंट ने पेनल्टी आप पे डाल दी कि आपकी नेग्लिजेंस थी। इसका अंदर 60 मिलियन वो मांग रहे हैं और 35 मिलियन गवर्नमेंट ने आप पे फाइन डाल दिया, तो इसका तकरीबन 95 मिलियन की पॉसिबल ऑब्लिगेशन हमें लग रही है।
आगे कह रहे गवर्नमेंट एजेंसीज, अच्छा ये तो हो गया। कह रहे कंपनीज लॉयर एंटिसिपेट दैट कंपनी वुड हैव टू पे 20 million and 10 million टू सेटल वर्कर क्लेम एंड पेनल्टीज रिस्पेक्टिवली। कह रहा आपका जो लीगल एडवाइजर है, जो लॉयर है, वो कहता है उन लोगों ने 60 मिलियन मांगा है लेकिन कोई 20 मिलियन देना पड़ जाना है। गवर्नमेंट 35 मिलियन की पेनल्टीज कह रही है लेकिन कम करा के कोई 10 तक हो जाना है। तो ये उसने आपको डेटा दिया, बस इतना ही डेटा है। रिक्वायरमेंट में वही है कि बताएं ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मसला ये था, रिपोर्टिंग डेट है 30 जून, आग लग चुकी थी मई में, इसका मतलब ओब्लिगेटिंग इवन रिपोर्टिंग डेट से पहले हो चुका था। कह रहे वर्कर्स की जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने 60 मिलियन का क्लेम किया, गवर्नमेंट ने 35 मिलियन की पेनल्टीज इंपोज की, लेकिन हमारा लीगल एडवाइजर कह रहा है कि 30 मिलियन में ये सेटलमेंट हो जाएगी। पहले तो मसला है कि एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा, ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है। दूसरा था कि रिलायबल एस्टिमेट है कितना होगा, तो आपका लीगल एडवाइजर क्या कह रहा है 30 मिलियन। तो फिर अगर एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा और ये भी पता है कितना होगा, तो क्या ये कॉन्टिंजेंट रहा? नहीं। तो क्या करना चाहिए? प्रोविजन डालनी चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, 30 मिलियन की प्रोविजन डाल देंगे। लेकिन क्या ये फुल एंड फाइनल हो गया कि 30 मिलियन ही है? तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, जो रेस्ट ऑफ द फिगर है वो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आउटफ्लो होगा, लेकिन रिमोट भी तो नहीं हुआ, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो उसका आपको डिस्क्लोजर देना होगा, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, जो बाकी आपकी फिगर है 65 मिलियन, उसका आप डिस्क्लोजर देंगे। एक मिनट, जी, तो बात हम लोग कर रहे थे कि ओब्लिगेटिंग इवन रिपोर्टिंग डेट से पहले हो गया था। आपका लॉयर एक्सपेक्ट कर रहा है आउटफ्लो होगा और रीजनेबल एस्टिमेट वो आपको दे रहा है 30 मिलियन। तो 30 मिलियन की तो आपको प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए, लेकिन चूंकि उन लोगों ने मांगा 95 था, प्रोविजन में 30 की क्रिएट कर रहा हूं, बाकी रह गया 65 मिलियन। उस 65 मिलियन में से एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है, बट अभी तक रिमोट भी नहीं हुआ, तो उस 65 का फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अपना पेपर में आप लोग ना थोड़ा मार्क्स देख लिया करें, मार्क्स कितने हैं। देखें, एक तरीका ये मैं कहूँ जो 65 मिलियन डिस्क्लोज कर दो, स्टेटमेंट गलत नहीं है, डिस्क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा मैं डिटेल में लिख दूं, मतलब उसने क्या कहा था, वर्कर की फैमिलीज ने कितने मांगे थे? 60। आपका लॉयर क्या कह रहा है, कितना? 20। तो 20 की प्रोविजन डाल दी, तो इसमें से डिस्क्लोज कितना होना चाहिए? 40 इसमें से होना चाहिए। देन गवर्नमेंट ने पेनल्टीज कितनी लगाई? 35। आपके एडवाइजर ने क्या कहा?
10, तो 10 की तो मैंने डाल दी प्रोविजन, तो उसका 25 डिस्क्लोजर में आना चाहिए। मतलब डिस्क्लोजर में अलग अलग भी बता सकते हैं ना आप लोग कि जी वर्कर फैमिलीज ने जो क्लेम किया उसका एक्सपेक्टेड यानी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है 40 मिलियन की, और जो दूसरा गवर्नमेंट की पेनल्टी है उसकी 25 मिलियन की, तो उनको अलग अलग भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। 65 में इकट्ठा भी कह सकता था, लेकिन बेटर ये होता है कि क्योंकि इस तरह के केस में जब वो स्पेसिफिकली फिगर बता रहा है तो आप अलग अलग डिस्क्लोज करें ताकि मार्क्स ना आपके डिडक्ट हों। ठीक है, तो ये अब इसका मतलब अगर आप लोग देखें, अभी हमने छोटी छोटी एक दो एग्जांपल पढ़ी हैं, तो रूल सारे वही जो मैंने पढ़ा दिए हैं उन्हीं की इम्प्लीकेशन है। और आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि इसके साथ ही मैंने इसके आंसर भी शेयर कर दिए हुए थे। मकसद ये था कि आप लोग आंसर पढ़ें तो आपको आइडिया हो कि एक्सप्लेन कैसे करना है। मसलन आप में कोई स्टूडेंट इतना लिखा है कि प्रोविजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड 30 मिलियन, डिस्क्लोजर 65 मिलियन, नंबर तो वो देगा लेकिन पूरे नहीं देगा कि जस्टिफाई नहीं कर रहे कि कैसे डिसाइड हो रहा है। तो उस वजह से ना ये आंसर नीचे मैंने इसलिए साथ दे दिए थे ताकि आपको पढ़ के आइडिया हो कि किस तरह एक्सप्लेन करना है। मसलन चले इसी क्वेश्चन का मैं आंसर जरा पढ़ देता हूं, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, अब पहला पॉइंट जो था उसके बारे में कह रहे, एट 30 जून 2014 कंपनी शुड रिकॉग्नाइज प्रोविजन टू सेटल वर्कर क्लेम and penalty because at reporting date there is present obligation in respect of past event. Company's lawyer estimate outflow 20 million and 10 million to settle worker claim and penalty respectively. It is probable. Therefore, provision should be made for the total estimate of 30 million. ठीक है, आगे साथ ही कहता है for the remaining amount 65 million, that is 60 plus 35 minus 30. It is not probable that outflow of the economic benefit will be required. Therefore, company will disclose this amount as contingent liability, giving brief description of the event and estimate of its financial effect. ठीक है, यानी अब उसने देखें थोड़ा ज़्यादा उसको डिटेल में लिखा है। इसका मतलब अगर आप खाली इतना लिखो, इतना डिस्क्लोजर, इतना प्रोविजन, तो वो मार्क्स उसके काटेगा कि पूरा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे। तो इस वजह से आपने कहा था इन चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन का मैं सेकेंड पार्ट, जी ये इसमें जो आंसर है ऊपर जो सारी प्रोविजन रिइंबर्समेंट डिस्क्लोजर सारा कुछ लिखा है, ये भी हमने भी लिखना होता है। वो एक्चुअली ना मार्क्स पे डिपेंड करता है। अगर तो मार्क्स ज़्यादा हो तो फिर हम बताते हैं कि यार प्रोविजन का ये क्राइटेरिया है, डिस्क्लोजर का ये है, और अब इनको देखते हुए हम ये कर रहे हैं। लेकिन आमतौर पे अब आपके जो पेपर में मार्क्स आ रहे हैं ना थोड़े कंपैरेटिवली कम आते हैं, तो फिर हम थोड़ा टू द पॉइंट लिख देते हैं। बाकी जहाँ तक मसला होता है ना आई कैप का सोल्यूशन, आई कैप ने ना ज़्यादा डिटेल दी होती है। स्टूडेंट से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा डिटेल इसलिए दी होती है कि थोड़े स्टूडेंट के लिए अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे की है। जैसे अगर मैं ACC के एग्जामिनर की बात करूं तो उसने क्लियरली लिखा होता है कि ये जो मैं सजेस्टेड आंसर दे रहा हूँ स्टूडेंट से मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि मल्टीपल पॉइंट बनते थे, किसी ने कुछ कवर किया, किसी ने कुछ कवर किया, तो इसलिए मैं सारा कवर कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो उसे ऐसे अब वो जो आपके पास बुक है ना इसमें उसने वो उसके कॉपी की हुई आई कैप के, उसे उसने ज़्यादा डिटेल में करके उसको किया हुआ है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अब मैं पढ़ रहा हूं। कह रहे, टू मेंटेन गुडविल ऑफ द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडरिंग एडिशनल पेमेंट टू द फैमिलीज ऑफ डिसीज्ड वर्कर अमाउंटिंग टू 25 मिलियन। कह रहे अब आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसने कहा जरा कंपनी की गुडविल मेंटेन रखने के लिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि 25 मिलियन एक्स्ट्रा क्लेम दे दें वर्कर्स की फैमिलीज को। जी, अब बताएं इसका क्या करना चाहिए। अच्छा, किस वजह से प्रोविजन का क्राइटेरिया कैसे पूरा होगा? आउटफ्लो भी है। अच्छा, हाँ, अब यहां पे देखिए उसने वर्ड के यूज किया कंपनीज कंसिडरिंग। क्या इन्होंने पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी? क्या लोगों के ज़हन में वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट होगी अभी हमें पैसे मिलेंगे? नहीं। तो अगर आप लोगों ने डिस्क्लोजर दे दिया ना तो उधर एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जानी है उनकी। ठीक है, तो इसलिए निदर प्रोविजन नॉर डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, इसका कुछ भी नहीं करना। ठीक है, तो कुछ भी इसलिए नहीं करना कि अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया ना तो डायरेक्टर तो अभी सोच रहे थे, और जब आप सोच रहे होते हैं तो प्लान बदल भी तो सकता है ना कि आप कहें नहीं इतने पैसे क्या देने, रहने देते हैं, तो उस वजह से। लेकिन अगर पब्लिक अनाउंसमेंट वो कर चुके होते
तो फिर प्रोविजन डलनी थी उसकी, ठीक है। तो इसलिए इसका सेकंड पार्ट का नो ट्रीटमेंट थी। मैं आंसर पढ़ देता हूं, उसने क्या लिखा है, कह रहे नीदर प्रोविजन नॉर डिस्क्लोजर शेल बी मेड फॉर द एडिशनल कॉम्पनसेशन टू फैमिलीज of the deceased worker as the matter is still under consideration and no formal announcement was made, thus not raising any legal or constructive obligation in this respect। ठीक है, कहता है ना कोई लीगल ऑब्लिगेशन है ना ही कोई कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी, कि पास्ट प्रैक्टिस, ठीक है, आप लोगों का प्रमोशनल मटेरियल, प्रिंटेड पॉलिसीज की वजह से किसी के ज़हन में एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाए कि आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हो। तो क्या अभी तक ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट हुई? नहीं, तो फिर आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर वो कहते हैं ना मैं पब्लिक अनाउंसमेंट कर चुका हूं, तो फिर एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन आपकी बन गई थी, ठीक है, तो फिर आपको उसको कॉन्फर करना पड़ना था। अच्छा, इसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सी एग्जांपल है आप लोगों के पास? 7। अच्छा 7 जी, अब जरा इसको देखिएगा 7 एग्जांपल को, इसको भी मैं पढ़ता हूं। इस ये जो मैंने अभी आपको ग्रुप में शेयर किया था उसमें ये 2 पॉइंट फिलहाल थे। अगले क्वेश्चन की अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई इसमें, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसने खुद ही बनाया हुआ है, तो जरा पढ़ लेते हैं। हेडिंग उसने दी हुई है रीइंबर्समेंट। अच्छा, रीइंबर्समेंट में हम लोगों ने कहा था कि ये कब इशू आता है, कि जब एक तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही होती है और दूसरे एंड पे कोई आपको कॉम्पनसेट कर रहा होता है या चांसेस होते हैं कॉम्पनसेट करेगा। तो आप लोगों को याद होगा मैंने उस दिन क्या कहा था कि लायबिलिटी के ऊपर लायबिलिटी वाले रूल, एसेट के ऊपर एसेट वाले रूल लगाइएगा, मतलब सेपरेटली इनको इवेल्युएट कीजिएगा। देन आप लोगों को मैंने कहा था कि एसेट एसेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में लिखी जाएगी, ऑफसेट नहीं होगा। हाँ, जहां तक मसला था प्रॉफिट एंड लॉस वाला इफेक्ट, तो वो आपको ने कहा था चाहे उसको आप अदर इनकम लिखें एसेट वाली फिगर को या एक्सपेंस में से माइनस कर दें, लेकिन एक पॉइंट एक्स्ट्रा क्या बताया था, हाँ, कि वो जो आपने एसेट बुक कर रहे हैं वो प्रोविजन, वो लायबिलिटी की फिगर से एक्सीड ना करे, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं, उसने इन्हीं पॉइंट्स को एग्जामिन किया है। कह रहे रिटेलर कंपनी estimates that it will cost 1 lakh to fulfill its obligation in respect of guarantee offered to its customers. Manufacturer, however, offer a guarantee to the retailer company. कह रहा आप रिटेलर हैं, मतलब आप एक ट्रेडर हैं, आप बनी बनाई चीज कहीं से लाते हैं, कस्टमर को बेचते हैं। कह रहा है आपको लगता है कि आपको कस्टमर को 1 लाख रुपए देना पड़ जाना है, लेकिन कह रहा है उधर मैन्युफैक्चरर ने आपको कहा हुआ है यार मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई पैसे पड़े मैं तुम्हें वापस करूंगा। इसका मतलब एक तरफ आप कह रहे हो मुझे देना पड़ जाना है, दूसरा आप कह रहे हो मुझे उससे मिल भी जाना है, तो यहां पे रीइंबर्समेंट वाला इशू भी आ गया। तो हम लोगों ने कहा था लायबिलिटी को अलग असेस किया करो, एसेट को अलग किया करो। पहले आते हैं लायबिलिटी पे। कह रहे कि आपका ये कह रहे कि इट विल कॉस्ट टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन 1 लाख, कह रहे कि गारंटीज की आपने कोई गारंटी दी है, कह रहे आप कह रहे हो कि मेरी ऑब्लिगेशन बन जानी है 1 लाख की, क्या एक्सपेक्टेड है आउटफ्लो होगा? ठीक है, अब जब आप कह रहे हैं जी मुझे 1 लाख रुपए देना पड़ जाएगा तो इसको एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ना आप, क्या अमाउंट का एस्टिमेट है कितना होगा? वो भी है 1 लाख रुपया। जब आप मुझे ये कह रहे हो 1 लाख रुपया पड़ जाएगा और एक्सपेक्टेड आउटफ्लो भी है कि 1 लाख रुपया यानी देना पड़ेगा, तो फिर ये प्रोविजन का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। इसका मतलब 1 मिलियन की 1 लाख की आपको प्रोविजन क्रिएट कर देनी चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, 1 लाख की प्रोविजन डालेंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं मैन्युफैक्चरर ने आपको क्या कहा हुआ था कि मैं आप लोगों को कॉम्पनसेट करूंगा। अच्छा, अब उसके नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ता हूं ताकि फिगर डिसाइड हो सके। कह रहे शो ऑल रिलेटेड एंट्रीज अज्यूमिंग दैट द एंटायर 1 लाख इज वर्चुअली सर्टन ऑफ बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। कह रहे वर्चुअली सर्टन हो गया है कि मैन्युफैक्चरर 1 लाख आपको देगा। अब इसका मतलब 1 लाख देगा, ये रीइंबर्समेंट की बात हो रही है ना। क्या एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा?
वर्चुअली सर्टन भी हो गया, अमाउंट भी पता है कितनी होगी, क्या करना पड़ेगा, तो एसेट आपको बुक करना पड़ेगा। ठीक है, तो रीइंबर्समेंट वाली फिगर आपका एसेट बनेगी। ठीक है, अब उसने वैसे यहाँ पे हमसे पूछा कि एंट्रियां पास करें और कह रहा है ऑल एंट्रीज, तो ऑल एंट्री में पहले प्रोविजन की भी तो डालें। तो जब प्रोविजन क्रिएट करूंगा तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, एसओसीआई डेबिट या गारंटी एक्सपेंस डेबिट, जो भी वर्ड यूज करते हैं, और प्रोविजन फॉर गारंटीज। ठीक है, ये आप लोगों की 1 लाख से फिगर आ जाएगी। ये प्रोविजन मैंने क्रिएट की। देन ऑन द अदर हैंड उसने कहा जी रीइंबर्समेंट है, वर्चुअली सर्टेन है, तो फिर उसको भी तो बुक होना चाहिए। ठीक है, तब मैं क्या करूंगा, रिसीवेबल बुक कर लूंगा 100, और अब क्रेडिट किसको करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था ना, या तो इनकम शो करा लीजिएगा या इसी एक्सपेंस में माइनस कीजिएगा। अब मैंने इधर भी एसओसीआई लिख दिया तो इधर भी एसओसीआई लिख दिया। तो अब जब फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी, ये प्रोविजन लायबिलिटी में लिखी जाएगी, ये रिसीवेबल आपका एसेट में आएगा। ये नहीं कहना कि लाख देना है तो लाख आना है तो खत्म हो गया सब कुछ, कह रहे एसेट एसेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में जाएगी। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में बात करूं तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा। आगे बी पार्ट कह रहे एन अमाउंट ऑफ 1,20,000 इज वर्चुअली सर्टेन ऑफ बीइंग रिसीव फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। कह रहा है मैन्युफैक्चरर कह रहा है मैं तुम्हें 1,20,000 दे दूंगा, और कह रहा है वर्चुअली सर्टेन है वो दे देगा। हाँ, तो हम लोगों ने कहा था कि जो एसेट बुक करेंगे वो प्रोविजन की अमाउंट से ज्यादा नहीं करेंगे। इसका मतलब आप लोगों की गेन एंट्री यही होगी। ठीक है, पहली एंट्री भी यही और दूसरी एंट्री भी यही। ठीक है, अब फ्यूचर में जब वो 1,20,000 देगा ना, उस वक्त मैं 20,000 को इनकम शो करा दूंगा कि एक्स्ट्रा मिल गए। ठीक है, यानी जब कभी फ्यूचर में वो मुझे 1,20,000 देगा तो तब मैं एंट्री करूंगा बैंक डेबिट 120 से, रिसीवेबल कितने से क्रेडिट होगा, वो तो 100 से होगा, तो वो जो 20 एक्स्ट्रा मिला वो मैं अपनी इनकम शो करा दूंगा एसओसीआई के अंदर। सर अगर 80,000 मिला, हाँ जी, तो फिर इसका मतलब ये आपने अमाउंट भी 80 से की होगी, तो फिर 80 से रिसीव हो जाएगा वो, तो फिर एंट्री सिंपल बैंक टू रिसीवेबल 80। ठीक है, वो यानी यहाँ पे तो मैंने डेटर 100 से बनाया था ना, मिला 120, तो जब आपने कहा मिलना ही 80 है तो मैं डेटर भी 80 से ही बनाऊंगा। नहीं, वो बस वो यानी खुद ब खुद लॉस हो जाएगा ना, एक्सपेंस 100 गया हुआ है, इनकम 80 आ रही होगी तो 20 का एक्सपेंस, हाँ जी 20 से एक्सपेंस में आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये उसने ना एक छोटी सी एग्जांपल खुद डेवलप की हुई थी ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो ये अब आप लोग देख रहे हैं जो मैंने स्टैंडर्ड में चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारे वही पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, बस मल्टीपल तरीकों से वो चेक कर रहा है कि आपको अप्लाई करना आता है कि नहीं आता। अच्छा, इसी तरह इसकी एग्जांपल 8 ये आपकी है ऑटम 17। जी कह रहे नाभा पावर लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2017. Following issue are under consideration. On 15th of May 2017, an explosion occurred at one of company factories. Several claims were filed by affected employees against company. Details are as under. अच्छा, आप लोगों का ईयर एंड क्या है, 30 जून। कह रहे 15 मई को एक्सप्लोजिव हुआ है और उस एक्सप्लोजन की वजह से इंजरीज वगैरह हुई, वर्कर्स ने क्लेम फाइल कर दिए। अब वो कह रहे हैं उन क्लेम्स की डिटेल आपको दी जा रही है। लगा
जी अब हाँ जी जी अब जरा देखिएगा पॉइंट नंबर 1 7 injured employees made claim before 30th June 2017 and further 3 injured employees lodged claim in July 2017. अच्छा कह रहे जो एम्प्लॉयज इंजर्ड हुए उनमें से 7 ने तो रिपोर्टिंग डेट से पहले क्लेम कर दिया लेकिन 3 ने रिपोर्टिंग डेट के बाद किया. देखें क्लेम रिपोर्टिंग डेट के बाद किया बट वो ओब्लिगेटिंग इवेंट कब हुआ था? वो तो पहले ही हो चुका था. इसका मतलब बेशक उन्होंने क्लेम बाद में किया लेकिन वो उसी पीरियड से बिलोंग करते हैं. तो इसका मतलब 7 + 3 10 लोग हो गए. अच्छा कह रहे अकॉर्डिंग टू कंपनीज लीगल एडवाइजर प्रोबेबिलिटी दैट कंपनी वुड बी डिटरमिन्ड टू बी नेग्लिजेंट इज 80%. कह रहा आपका लीगल एडवाइजर कह रहे 80% चांसेस है प्रूव हो जाना आपका फॉल्ट था. ठीक है देखें रिमोट कब हो जाती है ऑब्लिगेशन? हाँ जब अप टू 5 यानी लेस देन 5 या अप टू 5 हो. अगर 5 से 50 तक हो तो पॉसिबल हो जाती है. 50 से 95 तक हो तो प्रोबेबल हो जाती है और अगर 95 से ज्यादा हो तो वर्चुअली सर्टेन हो जाती है. वो क्या कह रहे हैं 80% चांसेस हैं. इसका मतलब प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों को डैमेजेस पड़ जाएंगे. ठीक है सो इसका मतलब यहां पर आपको बता दिया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को डैमेजेस वगैरह पे करना पड़ जाए. नाउ नेक्स्ट कह रहे कि इफ कंपनी इज फाउंड नेग्लिजेंट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ईच पे आउट विल बी 1 मिलियन. कह रहे कि अगर प्रूव हो गया कि यू आर नेग्लिजेंट तो आपको 1 मिलियन टू ईच वर्कर कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगी. ठीक है 10 वर्कर्स और ईच वर्कर को 1 मिलियन तो फिर 10 मिलियन आपका बन जाता है. ठीक है अब यहां पे फिर वही क्राइटेरिया क्या प्रोबेबिलिटी है क्या आउटफ्लो होगा? तो यहां पे प्रोबेबल तो है. क्या एस्टीमेट है कितना होगा? तो वो भी पता है 10 मिलियन. तो फिर क्या करना चाहिए? तो आप लोगों को प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगी. कितने की? 10 मिलियन. तो 10 मिलियन की प्रोविजन आपको इसकी डालना पड़ जाएगी. 8 10 वर्कर्स है ना? नहीं 80% चांसेस है ना. नहीं उसने आपको कहा कि चांसेस मीन के पॉसिबल ऑब्लिगेशन के पॉइंट से कह रहा है कि 80% प्रोबेबिलिटी. उसने ये नहीं कहा 80% अमाउंट देनी पड़ेगी. उसने कहा 80% चांसेस है कि प्रूव हो जाएगा आप नेग्लिजेंट थे. तो जितनी परसेंट की हमारी प्रोबेबिलिटी होगी उतनी परसेंट. देखें एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अमाउंट एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस. कह रहे कि आप नेग्लिजेंट प्रूव हो जाओगे इसकी प्रोबेबिलिटी 80% है. वो ये नहीं कह रहा कि 1 मिलियन का 80% देना पड़ेगा. वो उसने खुद कहा है कि 1 मिलियन पर हेड देना पड़ेगा आपको. ठीक है तो इसका मतलब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगी और वो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 10 मिलियन. अच्छा नाउ सेकेंड पार्ट एडिशनल 4 एम्प्लॉइज मेड क्लेम बिफोर 30th June seeking compensation for the stress rather than any injury caused to them. If these claims succeed, legal advisors of the view that estimate average cost of each payout would be 0.7. However, according to legal advisor, the chances of these employees will succeed is 30%. कह रहे कि कुछ वर्कर इंजर्ड नहीं हुए. उन्होंने कहा हमें स्ट्रेस हो गया है इस वजह से तो हमें डैमेजेस दिलवाए जाएं. कह रहे आपका लीगल एडवाइजर कहता है कि अगर वाकई उनके हक में फैसला आ गया तो फिर 0.7 मिलियन इनको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी. लेकिन वो इनके फेवर में डिसीजन आने के चांसेस कितने परसेंट है? 30%. तो ये प्रोबेबल है या पॉसिबल है? तो अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन बन रही है. ठीक है अगर पॉसिबल ऑब्लिगेशन और रिमोट ना हुई हो तो फिर डिस्क्लोज करना पड़ता है. तो फिर इसका आप लोग डिस्क्लोजर दे दीजिएगा. डिस्क्लोजर में क्या बताऊंगा? नेचर बता देंगे और पॉसिबल फाइनेंशियल इफेक्ट बता देंगे. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट 80% of all such payouts are recoverable according to the term of insurance policy. कह रहा है कि जितनी भी पे आउट्स होंगी जितने भी मैं पैसे दूंगा इसका 80% मुझे इंश्योरेंस वाले से मिल जाएगा.
देखिए जिस अमाउंट की आप लोगों ने प्रोविजन ही नहीं डाली तो क्या उसका आपको क्लेम मिलेगा? लेकिन जिस अमाउंट की आप प्रोविजन डाल रहे हैं उसका तो क्लेम मिलेगा ना। क्या इंश्योरेंस वाले आपको कह रहे हैं कि पॉसिबल है हम क्लेम देंगे? नहीं, अब वो यहां पे आपको ये नहीं कह रहा कि पॉसिबल है, इसका मतलब ऑलमोस्ट चांसेस हैं कि क्लेम आप लोगों को मिलेगा। तो अब इसका मतलब अगर वर्चुअली सर्टन है क्लेम मिलेगा तो फिर आपको एसेट बुक करना चाहिए, लेकिन कितनी अमाउंट? उधर प्रोविजन मैंने 10 मिलियन की क्रिएट की हुई है तो उसका 80% 8 मिलियन की आपको एसेट रीइंबर्समेंट रिकॉग्नाइज करना होगी। यहाँ पे अमाउंट का 80% देखिए यहाँ पे उसने आपको कहा कि इंश्योरेंस वालों ने कहा जो भी आप पे आउट करोगे, जो भी आप पे करोगे उसका 80% मैं आपको दूंगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कितना पे करोगे? वो वाला 80% नहीं, ये वो नहीं, ये अलग है। इसने कहा कि जो कॉम्पनसेशन आप दोगे उसका 80% मैं दे दूंगा और 20 आप खुद बेयर करना, तो ये वाला है जी। यहां तक समझ आ गया सबको? अच्छा, इसी तरह इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल 9 है, स्प्रिंग 19, इसको देखिएगा। जी कह रहे हैं ओवल लिमिटेड डील्स इन मेडिसिन एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। OL is in the process of finalizing its financial statement for the year ended 31st December 2018. Following matters are under consideration. Number 1, ठीक है। अब इसने यहाँ पे भी ना थोड़ा सा जो रेलिवेंट पोर्शन है वही लिया हुआ है, तो मैं उतना ही पढ़ रहा हूँ जो आपसे मैंने शेयर किया हुआ है। तो इसका उसने सिर्फ सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया है, कह रहे इन अक्टूबर 2018 कंपनी वॉज सूड बाय अ कस्टमर for 18 million on account of supply of substandard surgical instrument. By the end of the year, company communicated to the customer via email to pay 5 million. In respect of remaining amount of the claim, company legal lawyer anticipate that there is 70% probability that court would award 6 million and 30% probability that the amount would be 4 million. अच्छा, कह रहे कि आपके वर्कर ने ना 18 मिलियन का क्लेम कर दिया कि आपने उसको गलत इंस्ट्रूमेंट दिए, डैमेजेस दिलवाए जाएं। ये काम कब हुआ? अक्टूबर 18 में। आपका ईयर एंड था दिसंबर 18। कह रहे ईयर एंड पे जाके हमने उस कस्टमर को कहा यार तुम्हें 5 मिलियन दे देंगे। आपने खुद उसको जाके कह दिया मैं तुम्हें 5 मिलियन दे दूंगा। एक्सपेक्टेड आउटफ्लो है, रिलायबल एस्टिमेट है। इस 5 मिलियन का क्या करना चाहिए? प्रोविजन डाल दें, ठीक है। अब उसने डैमेजेस कितने मांगे में? 18। 5 आप लोग मान गए हो, 13 रह गया। कह रहा आपका लीगल एडवाइजर कह रहा है ना जो बाकी 13 रह गया है उसमें 70% चांसेस हैं 6 मिलियन और देने पड़ जाएंगे, 30% चांसेस हैं कि नहीं 4 और देने पड़ जाएंगे। इसका ना मल्टीपल आउटकम आ गए। अगर मल्टीपल आउटकम आए तो क्या चीज चेक करते हैं? रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है। गलत चीजें दे देना, ये कौन सी आइटम है? नॉन रिकरिंग है। हर दफा तो नहीं हम करते ना लोगों को खराब चीजें दे दें। इसका ना नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग हो तो बेस्ट एस्टिमेट क्या लिया जाता है? मोस्ट लाइकली आउटकम। और मोस्ट लाइकली आउटकम का क्या मतलब होता था? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो। वो किसकी ज्यादा थी? 6। इसका मतलब 5 मिलियन जो अपने मुंह से आप मान गए हुए हो और 6 ये जो आप मजीद एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो प्रोविजन कितने की डालेंगे? 11 की, ठीक है। तो 11 मिलियन की आपको प्रोविजन डालना पड़ेगी। अब उसने 18 मांगा हुआ है, 11 तो आप प्रोविजन डाल चुके हो, बाकी कितना रह गया? 7। उसका एक्सपेक्टेड आउटफ्लो नहीं है बट रिमोट भी तो नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे? डिस्क्लोज। अच्छा, अब अगर इसके फर्दर आंसर देखूं तो उसने कहा था 30% चांसेस हैं 4 देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब या 6 या 4। तो इसका मतलब आपका ये जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आउटफ्लो नहीं होगा, लेकिन मसला ये था अभी तक रिमोट नहीं हुआ, कोर्ट का डिसीजन नहीं आया। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? 11 मिलियन की प्रोविजन डाल देंगे, बाकी का डिस्क्लोजर दे देंगे, ठीक है। तो डिस्क्लोजर देने की सिर्फ और सिर्फ रीजन ये थी कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो तो नहीं था बट रिमोट भी नहीं हुआ था। अगर वो कहता ना रिमोट हो गया है तो फिर हम लोग उसको इग्नोर ही कर देते। अच्छा,
जो वो कस्टमर को कह रहे हैं फाइल, हाँ जी, उसको हम पेबल में देंगे। वो प्रोविजन जब डालने का मतलब यही है ना कि आप लोग उसको एक किस्म का पेएबल ही शो करा देंगे। अच्छा जी, आगे देखते हैं। अच्छा, कह रहे कंपनी लॉन्च्ड अ क्लेम विद द सप्लायर इन दिसंबर 18। कह रहे अब हमने उस सप्लायर के खिलाफ केस कर दिया जिससे हमने चीजें खरीदी हुई थी। द सप्लायर प्रिंसिपली एक्सेप्टेड द क्लेम टू द एक्सटेंट 9 मिलियन। कह रहा वो मान गया, यार 9 मिलियन मैं आपको दे दूंगा। और however company still negotiating with the supplier and it is probable that would recover further 3 million। कह रहा हम उससे मजीद निगोशिएट कर रहे हैं, लगता है शायद 3 और मिल जाए। अब पहले तो हम बात करते हैं 9 मिलियन की। अब ये रीइंबर्समेंट का केस आ गया ना, क्या एक्सपेक्टेड है इनफ्लो होगा? तो है। क्या वर्चुअली सर्टन हो गया? तो उसने मान लिया कि मैं दूंगा, इसका 9 मिलियन वर्चुअली सर्टन हो गया। रिलायबल एस्टीमेट पता है 9 मिलियन, तो क्या करना चाहिए? 9 मिलियन का एसेट बुक कर देना चाहिए। कह रहे हैं हम लोग ना मजीद निगोशिएट कर रहे हैं, लगता है 3 और मिल जाएगा। 3 का एक्सपेक्टेड इनफ्लो है या नहीं है? वर्चुअली सर्टन हो गया, क्या करेंगे? डिस्क्लोज। तो 3 मिलियन को डिस्क्लोज कर दीजिएगा कि हम लोग उससे डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, शायद हमें रिकवर हो जाए। ठीक है, वो कॉन्टिजेंट एसेट के तौर पे शो हो जाएगा। और बाकी जो अमाउंट है, ठीक है, मसलन देखिए ना, आप लोग 11 की प्रोविजन डाल रहे थे ना, और बाकी आप लोगों ने डिस्क्लोज की, तो इधर भी आप लोगों ने एसेट कितना बुक कर लिया? 9 का एसेट बुक कर लिया, और बाकी आप लोगों ने डिस्क्लोज कर दिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर कभी ये होता आप 11 दे के आए हो तो और वो 12 मान जाता मैं दे रहा हूं आपको, तो आपने रीइंबर्समेंट 11 की ही बुक करनी थी। ठीक है, वो 12 नहीं कर देना था। यहाँ तो फिगर कम थी ना, तो इसलिए मैंने उस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया था। मैंने कहा 9 का एसेट बुक कर दो। बाकी का 6 मिलियन डिस्क्लोज करना। क्या चीज़? जो बाकी का 6 मिलियन नहीं, जो एक्सपेक्टेड इनफ्लो है 3 मिलियन, जो आप लोग कह रहे हो कि हम निगोशिएट करें फर्दर रिकवर हो, बस वो डिस्क्लोज होगा, बाकी इग्नोर, क्योंकि वो तो आप खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इनफ्लो में। ठीक है, इसी तरह और कोई क्वेश्चन था आप लोगों के पास? अच्छा, तो इसी तरह ना अब आप लोगों ने इसका 10 क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप लोगों को। और नीचे इसका ना आंसर वैसे है, एक दफ़ा खुद सोच के उसके बाद आंसर कंसल्ट कीजिएगा, ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और उसका आंसर क्या बन रहा है। तो कल इंशाल्लाह ना अब इसके मैं डिटेल जो क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर के, वो आप लोगों को स्टार्ट करा दूंगा। थैंक यू।